नमस्कार साथियों, सर्वप्रथम राजस्थान का भूगोल पर अपने बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान पुलिस है, पटवारी है, रीट है, सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो इसलिए सबसे पहले अपने राजस्थान की ज्योग्राफी से शुरू करते हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी की अगर अपने बात करें तो राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करें, सबसे पहला टॉपिक अपना आता है राजस्थान का परिचय। राजस्थान के परिचय में बहुत सारी चीजें बताई जाती है, जिसमें राजस्थान, सबसे पहले राजस्थान की स्थिति बताई जाती है, राजस्थान का विस्तार बताया जाता है, राजस्थान की आंतरिक स्थिति बताई जाती है, अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति बताई जाती है। लेकिन अगर अपने सबसे पहले अगर अपने देखें, मेरी दृष्टि से राजस्थान के परिचय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर अपने आज चर्चा करेंगे, राजस्थान के प्राचीन भौतिक व स्थानीय नाम। इस टॉपिक के अंदर अपने बात करें तो राजस्थान को, राजस्थान के विभिन्न जिलों को, 2 जिलों को, 3 जिलों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे कुछ नामों की अगर अपने बात करें, योदे है, शेखावाटी है, मत्स्य है, मेवात है, सूरसेन प्रदेश है, लाठी क्षेत्र है, डांग क्षेत्र है, हाड़ौती है, मजमिका है, माध्यमिका है, छप्पन का मैदान है, छपनिया की पहाड़ी है। ये टॉपिक रहता है। तो इन टॉपिक की अगर अपने बात करें, सबसे पहले बात करें तो यहां से अपने ये टॉपिक प्रत्येक कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो पटवारी की परीक्षा हो, राजस्थान पुलिस की हो, सेकंड ग्रेड की हो, थर्ड ग्रेड की हो, यहाँ तक कि RAS की भी हो। पिछली बार राजस्थान पुलिस की बात करें तो सिर्फ इस एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन आए थे। लेकिन मैं ये कहूँ कि क्वेश्चनों की दृष्टि से ना देखें, अगर वास्तव में आप राजस्थान का समग्र अध्ययन, राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हो, ये टॉपिक आपको राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, सभी के लिए बड़ा उपयोगी होगा। कैसे? अब अपने महत्वपूर्ण बात ये करते हैं, जैसे मैं क्लास के अंदर भी मेरे विद्यार्थियों से बात करता हूँ कि आप कितना पढ़ते हो ये महत्वपूर्ण नहीं होता, आप क्या पढ़ते हो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो उस विषय वस्तु में से क्वेश्चन कैसे आना है। तो सबसे पहले अपने बात करें कि जैसे मैंने एक नाम लिया छप्पन का मैदान। बहुत क्वेश्चन आता है, जैसे कि RPSC का प्रिय प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है ये छप्पन का मैदान। अब आपको पता होना चाहिए छप्पन का मैदान है क्या, किन जिलों में इसका विस्तार है और इसका निर्माण कैसे हुआ है। अब ये भौगोलिक स्थिति से नाम था अपना, लेकिन अपने बात करें, एक नाम आता है सपादलक्ष शाकंभरी। अब ये नाम आता है, अब अपने को पता होना चाहिए नाम किसका है और यह नाम क्यों पड़ा। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैं हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूं, तो हनुमानगढ़ की बात करें, हनुमानगढ़ का नाम भटनेर। अब अपने को बताना चाहिए कि भटनेर नाम हनुमानगढ़ का कब पड़ा, किसने दिया और क्यों दिया, अपने को ये पता होना चाहिए। तो साथियों, ये अपना टॉपिक रहेगा कि जितने भी नामों की अपनी चर्चा करेंगे, आपको पता होना चाहिए किस नाम में 1 जिला, 2 जिले, 3 जिले कौन से आते हैं और वह नाम उन्हें किसने दिया, अगर उपलब्ध हो तो किसने दिया और क्यों दिया। तो ये अपना टॉपिक रहता है साथियों। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं मेरी बात को, भी किसी भी एग्जाम की दृष्टि से अगर बात की जाए तो प्रत्येक कंपटीशन में यहां से प्रश्न पूछा जाता है, और आप सिर्फ इसको ये लेके ना चले कि राजस्थान की ज्योग्राफी का टॉपिक है। मैं तो ये कहता हूं कि राजस्थान जीके का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपने सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऊपर से, यहाँ उत्तर से शुरू करेंगे। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इधर से बात करें, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, जालौर, सिरोही, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, जयपुर, टांक, बूंदी, कोटा, दोरेगे, उदयपुर और दौसा। 33 के 33 जिले हैं और इन 33 के 33 जिलों को अपने फ्रेमिंग फिट करेंगे, देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं साथियों, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करते हैं। ऊपर से अपने शुरू करते हैं, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करें। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ का बड़ा प्रचलित नाम अपने को मिलता है, इसको कहा गया योदेय क्षेत्र कहा गया। अब फिर वही बात मैं एक बार वहां से फिर रिपीट करूंगा कि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या आना है आपके लिए प्रश्न। योदे के अंतर्गत राजस्थान के किन किन जिलों को सम्मिलित किया जाता था? श्री गंगानगर हनुमानगढ़। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अब योदेय क्षेत्र, लेकिन इसी को ही कह दिया गया योदेय जनपद।
सीधा अगर योदय की बात करें, योदय जनपद की बात करें, योदय क्षेत्र की बात करें, आपके लिए योदय का मतलब श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ है। लेकिन अपने बात करते हैं कि इनको ये नाम क्यों दिया गया। जैसे अपने बात करें हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ोगे, 3 जनपद मुख्यतः 3 जनपदों की बात करेंगे। उत्तर में योदय जनपद की बात करेंगे, यहाँ पूर्व में अपने बात करेंगे मत्स्य जनपद की, और नीचे बात करेंगे सीवी जनपद की। जनपद हिंदी की भाषा का शब्द है जिसको अपने कहते हैं जिला। जिला उर्दू भाषा का शब्द है, यानी समूह, यानी कि समूह। तो प्राचीन समय में विभिन्न रियासतों के समूह बनाए जाते थे जिनको जनपद कहा जाता था। अब श्री गंगानगर हनुमानगढ़ ने इससे ऊपर का क्षेत्र, ये पूरा का पूरा भाग है, ये योदय जनपद था, ये योदय जनपद था। लेकिन इस योदय जनपद में राजस्थान का श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों का भाग था, इसलिए इसको क्या कह दिया गया, योदय जनपद या फिर योदय क्षेत्र कह दिया गया। तो ये मुख्य कारण था कि श्री गंगानगर हनुमानगढ़ को योदय कहा गया। अब दोनों को तो अपने योदय कह दिया, पर अकेले श्री गंगानगर की बात करते हैं। श्री गंगानगर का अपने को नाम मिलता है रामनगर। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, श्री गंगानगर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना गया, रामनगर। महाराजा गंगा सिंह जी जिन्होंने इस पूरे श्री गंगानगर जिन्होंने नाम दिया और पूरा पूरा इसका भौतिक स्वरूप भी बदल दिया। रामनगर, राम की जगह उन्होंने लगा दिया गंगा, नगर का रख दिया नगर, क्योंकि व्यक्ति थे इसलिए नाम के आगे लगा दिया श्री, और ये बन गया श्री गंगानगर। श्री गंगानगर का प्राचीन नाम रामनगर, जिसको परिवर्तित किया महाराजा गंगा सिंह जी ने, और क्या बना दिया, श्री गंगानगर। अब अपने बात करते हैं हनुमानगढ़ की। बड़ा प्रचलित नाम मिलता है हनुमानगढ़ का, भटनेर। हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम था भटनेर, क्योंकि यहाँ पर शासन किया था भाटी राजाओं ने। भाटी राजाओं की बात करते हैं, राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश। जैसे अपने बात करेंगे राजवंशों की बात करेंगे, मारवाड़ के राठौड़ों की बात करेंगे, फिर इसके बाद में यादवों की बात करेंगे, फिर अपने जयपुर के कछवाहा वंश की बात करेंगे, मेवाड़ के गोहिल वंश की बात करेंगे, है ना। इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण वंश था भाटी वंश। अब आपके लिए फिर यहाँ से प्रश्न, मैंने आपको क्या कहा था कि इस टॉपिक में अपने एक बिंदु को लेकर उसके चारों ओर के क्षेत्र की बात करेंगे, उससे जुड़ी हुई समस्त बातें आपको आनी चाहिए, तभी राजस्थान जीके का टॉपिक बनता है। आपके लिए प्रश्न है कि राजस्थान के दो क्षेत्र, 2 रियासतें जहां पर भाटियों ने शासन किया। एक सबसे महत्वपूर्ण जैसलमेर, सबसे महत्वपूर्ण था जैसलमेर, जहां पर भाटियों ने शासन किया। लेकिन एक हनुमानगढ़, यहाँ पर भी भाटियों ने शासन किया, और इन भाटी राजाओं के शासन करने के कारण इनको क्या कहा गया, भटनेर कहा गया। अब हाँ, एक बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि हनुमानगढ़ के भाटी मूलतः कहाँ के थे, तो हनुमानगढ़ के नजदीकी पंजाब हरियाणा की सीमा लगती है, और पंजाब का एक क्षेत्र साथियों बठिंडा, भाटियों ने बसाया बठिंडा, और वहां से आकर हनुमानगढ़ में शासन किया। तो हनुमानगढ़ के भाटी मूलतः बठिंडा पंजाब के निवासी थे। खैर, वापिस बात करते हैं, भाटी राजाओं के शासन करने के कारण इसको क्या कहा गया, भटनेर कहा गया। अब 1805 में बीकानेर का एक शासक था साथियों, सूरत सिंह। बीकानेर का शासक था सूरत सिंह। यहां से चलकर इसने, और ये जो अब अपना सूरतगढ़ है, हनुमानगढ़ श्री गंगानगर के नजदीक आकाशवाणी सूरतगढ़ आता है, ये गढ़ था पहले सूरतगढ़, सूरत सिंह ने बनाया। इसने इस क्षेत्र को जीत लिया और अपने नाम पे इसका नाम कर दिया सूरतगढ़। आगे फिर चला, आगे चलकर और भटनेर दुर्ग को भी इसने जीत लिया। अब इसका तो जैसे ये नाम बदल रहा था, लेकिन अब समस्या ये है कि नाम किसके नाम पे रखे, है ना, क्योंकि अपने नाम पे तो रखा है अभी से सूरतगढ़, तो अब ऐसे थोड़ी होगा सूरतगढ़ सेकंड, है ना। तो जैसे ही इसने भटनेर दुर्ग में प्रवेश किया, जैसे भटनेर दुर्ग में प्रवेश करते हैं, सामने बना हुआ है हनुमान जी का मंदिर, और दिन भी उस दिन मंगलवार, और इसलिए उसने तुरंत ही इस क्षेत्र का नाम कर दिया हनुमानगढ़। अब आपके लिए प्रश्न देखो क्या है, हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम बताइए, भटनेर। कारण बताओ, भाटी राजाओं के शासन करने के कारण यह नाम कब बदला गया, 1805 में। किसने बदला, सूरत सिंह ने बदला। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोबारा इस बिंदु पर अपने आए, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों को क्या कहा गया, योदय क्षेत्र। अकेले श्री गंगानगर को क्या कहा गया, रामनगर, और अकेले हनुमानगढ़ को क्या कहा गया, भटनेर। तो ये अपने श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की बात थी।
इससे आगे अपने बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट जो अपना क्षेत्र आता है, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है, वो आता है बड़ा प्रचलित नाम राजस्थान में अपने को देखने को मिलता है, और वो नाम है साथियों शेखावाटी। नाम है शेखावाटी, शेखावटी या शेखावाटी। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शेखावाटी में राजस्थान के कितने जिलों को सम्मिलित किया जाता है। तो कितने जिलों को सम्मिलित किया जाता है? 3, चूरू, झुंझुनू, सीकर। चूरू, झुंझुनू, सीकर को लेकर एक व्यक्ति था साथियों, राव शेखा, और राव शेखा ने इन तीनों क्षेत्रों को लेकर एक क्षेत्र बनाया जिसको नाम दे दिया गया शेखावाटी। अगर अपने राजस्थान में बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। राजस्थान का यह क्षेत्र स्थापत्य, व्यापार, कला और शिक्षा सभी में अग्रणी माना जाता है। स्थापत्य, व्यापार, कला और शिक्षा में अग्रणी माना जाने वाला क्षेत्र है शेखावाटी। तथा राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरिया सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? शेखावाटी में। लेकिन अगर यही प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है, तो नागौर आएगा। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है। जिला पूछे तो नागौर, क्योंकि नागौर शेखावाटी में तो नहीं आता, पर्टिकुलर एक जिले की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर क्षेत्र पूछा जाए तो शेखावाटी आएगा। तो ये साथियों सारी की सारी शेखावाटी की बात थी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, राव शेखा के द्वारा चूरू, झुंझुनू, सीकर को लेकर एक क्षेत्र बनाया गया जिसको क्या कह दिया गया? शेखावाटी कह दिया गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं साथियों, फिर एक नाम मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण नाम मिलता है, मेवात। लेकिन एक इसी के साथ एक नाम और मिलता है, ब्रज क्षेत्र। मेवात या ब्रज क्षेत्र। मेवात या ब्रज क्षेत्र में दो जिले आते हैं, दो जिले आते हैं, अलवर और भरतपुर। अलवर भरतपुर को मिलाने से बन गया साथियों मेवात या ब्रज। अब आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण भी, ये मेवात नाम आया कहाँ से? साथियों राजस्थान में एक जाति है मेव, महत्वपूर्ण जाति है, महत्वपूर्ण प्रश्न इस मेव जाति से संबंधित भी है। राजस्थान की एक जाति जो हिंदू होते हुए भी हिंदुओं के रीति रिवाज को नहीं मानती, वो जाति कौन सी है? मेव है। क्योंकि ये मूल रूप से हिंदू थे, मूल रूप से हिंदू थे, लेकिन उसके बाद में इन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया। तो अब ये हिंदू है लेकिन मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज को मानती है, बड़ी महत्वपूर्ण जाति है। अलवर भरतपुर में सर्वाधिक निवास करती है। मेव जाति के निवास करने के कारण अलवर भरतपुर को कह दिया गया मेवात। लेकिन अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, ये जो मेव जाति का जो बाहुल्य है वो ज्यादा अपने को देखने को मिलता है अलवर में। अब आपके लिए प्रश्न, मेवात में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? तो अलवर, भरतपुर। लेकिन अगर बाय द वे क्वेश्चन आ गया राजस्थान के मेवात क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा जिला आता है? पहला ऑप्शन अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अब आप तो कहते हो अलवर भरतपुर दोनों है, तो यहां पर अलवर आएगा। कौन से जिले? अलवर, भरतपुर। लेकिन एक जिला बोले तो अलवर आएगा, ध्यान रखें इस बात का। इसके बाद अपने बात करते हैं ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र की बात करें, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित क्षेत्र को ब्रज क्षेत्र कहा जाता है। और ये अगर अपने बात करें मथुरा, हाथरस, सादाबाद, इगलास, छाता, मैं उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं जो पूरा पूरा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित क्षेत्र है। और इस क्षेत्र को कह दिया गया ब्रज क्षेत्र। और इस क्षेत्र के नजदीक होने के कारण अलवर भरतपुर को भी ब्रज क्षेत्र के नाम से जाना गया। लेकिन अब यहां पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि अब इस क्षेत्र के मथुरा के नजदीक है, इगलास है, छाता है, इनके नजदीक भरतपुर ज्यादा है। अब अगर प्रश्न आ जाए राजस्थान का कौन सा जिला ब्रज क्षेत्र में आता है, तो अब की बार भरतपुर आएगा। है कौन से जिले आते हैं? अलवर, भरतपुर। एक जिला बोले तो भरतपुर आएगा। अब आपके लिए फिर प्रश्न, मेवात या ब्रज में कौन कौन से जिले? अलवर और भरतपुर। मेवात में कौन सा जिला? अलवर। ब्रज में कौन सा जिला? भरतपुर आएगा। ये बात ध्यान रखें आप। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, फिर एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम आता है, नाम आता है कोठी। नाम आता है कोठी। और कोठी के नाम से राजस्थान का एक जिला है धौलपुर। अब आपके लिए प्रश्न है, कोठी की अगर अपनी बात करें, इस क्षेत्र की बात करें, श्री हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र की बात करें, राजस्थान के कहीं भी किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो कोठी का मतलब होता है सुंदर सा भवन, है ना, सुंदर सा मकान, उसको कोठी कहते हैं। क्या बनाया जी? कोठी बनाई है, कोठी, है ना। तो सुंदर भवन स्थापत्य। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि धौलपुर का कौन सा पत्थर प्रसिद्ध है? कि लाल पत्थर प्रसिद्ध है ना। धौलपुर का पत्थर के नाम से प्रसिद्ध है लाल पत्थर।
तो लाल पत्थरों से निर्मित भवन स्थापत्य के लिए जाना जाता था राजस्थान का धौलपुर जिला, इसलिए इसको किस नाम से जाना गया? कोठी के नाम से जाना गया। ठीक है, तो धौलपुर का प्राचीन नाम था कोठी। तो ये इस एक साइड की अपने बात कर ली। अब जो अपने नाम की बात करते हैं साथियों, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण नाम आता है। राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक देवी है जिसका लक्खी मेला प्रसिद्ध है, और वो लोक देवी है कैला देवी। अब कैला देवी का मतलब है करौली, करौली का मतलब कैला देवी, है ना। जैसे हम स्टूडेंट से भी बात करते हैं, करौली मतलब कैला देवी, कैला देवी मतलब करौली। तो करौली की बात करते हैं, करौली की बात करते हैं। करौली में शासन किया यादव वंश ने, यादव वंश ने। यादव या इनको कहते हैं यदुवंशी, यादव या इनको क्या कहते हैं? यदुवंशी के नाम से जाना गया। और अब यादवों की अगर अपनी बात करें तो यादवों को वंशज माना जाता है भगवान श्री कृष्ण का। और आजकल भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को घर में रखते हैं, उनको कहते हैं लड्डू गोपाल, बाल गोपाल। और यह एक नाम आता है साथियों गोपाल पाल, गोपाल पाल। आपके लिए महत्वपूर्ण, गोपाल पाल राजस्थान के किस जिले को कहा गया? तो करौली को कहा गया। यहाँ के लिए प्रश्न आ सकता है, करौली को किस नाम से जाना गया? गोपाल पाल के नाम से, क्योंकि यहाँ पर शासन किया किसने? यदुवंशियों ने, यादवों ने, जिनको वंशज माना जाता है भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का, इसलिए इनको कहा दिया गया गोपाल पाल। थोड़ा सा मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, गोपाल पाल किसे कहा गया? करौली को। क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर शासन किया यादवों ने, यदुवंशियों ने, जो वंशज है किसके? श्री कृष्ण के, इसलिए इसको करौली को कह दिया गया गोपाल पाल। अब ये तो करौली के नाम की बात थी, लेकिन बड़ा एक महत्वपूर्ण फैक्ट आता है, इसके साथ जुड़ा हुआ फैक्ट आता है जो बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे अपने बात करी, मैं अभी चर्चा कर रहा था कि करौली का मतलब है कैला देवी। करौली का मतलब क्या है? कैला देवी। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक देवी कैला देवी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? जी करौली में बना हुआ है। लेकिन अब जैसे स्टूडेंट को ये नाम आया कि करौली कौन सी? कि जी कैला देवी वाली। कि कैला देवी कौन सी? अब इसके नीचे देखो एक नाम और लिख रहा हूं मैं, लांगुरिया नृत्य। क्योंकि कैला देवी के मेले का मुख्य आकर्षण किस नृत्य को माना जाता है? लांगुरिया नृत्य को। यानी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें कई बिंदुओं को जोड़कर अपनी बात करते हैं, कुछ बिंदुओं को जोड़कर अपनी बात करते हैं। जैसे देखो गोपाल पाल, करौली, क्यों? यादव, कौन से यादव? भगवान श्री कृष्ण वाले, है ना। करौली कौन सी? कैला देवी वाली। कैला देवी कौन सी? लांगुरिया नृत्य वाली। अब आपके लिए प्रश्न, लांगुरिया नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? करौली का। कैला देवी के मेले में कौन सा प्रमुख नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य। तो ये इस तरह से देखो साथियों, कितनी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं। इसको कहते हैं जीके का लेवल। अगर आपको एक बिंदु बीच में है और उसके दाएं बाएं की 3-4 चीजें याद है तब तो आपको जीके आपका अच्छा है, वरना फिर वो रटने वाली बात है। खैर, तो ये करौली की बात थी। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, करौली का नाम गोपाल पाल, क्योंकि यहाँ पर शासन किया यदुवंशियों ने, जिनको भगवान श्री कृष्ण का वंशज माना जाता है। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक देवी कैला देवी का मंदिर करौली में बना हुआ है और इस मेले का मुख्य आकर्षण लांगुरिया नृत्य को माना जाता है। तो ये साथियों सारी करौली की बात थी। अब देखो, अपने बात की, अपने अलवर की अलग बात की, भरतपुर की अलग बात की, धौलपुर की अलग बात की और यहाँ तक कि करौली की अलग बात की। अपने सभी बिंदुओं की अलग अलग बात की, लेकिन अब अपने क्या करते हैं? इन सभी को मिला देते हैं। इन सभी को मिला देते हैं। देखो कैसे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, चारों को मिला दिया और चारों को मिलाने से इनका एक सूत्र, जैसे अपनी छोटी सी बात कर ले, A B C D। ए बोले तो अलवर, बी बोले तो भरतपुर, सी बोले तो करौली और डी बोले तो धौलपुर। और इस ABCD को राजस्थान जीके की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है मत्स्य। इसको मत्स्य जनपद भी कह देते हैं, मत्स्य क्षेत्र भी कह देते हैं। अब आपके लिए प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न क्या है वो देखें। मत्स्य जनपद में, मत्स्य क्षेत्र में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 4। कौन कौन से? ABCD। कौन कौन से? ABCD। अब आपको बताना चाहिए, माने अलवर, बी माने भरतपुर, सी माने करौली और डी माने धौलपुर। तो ये इस तरह से याद किया जाता है।
अब जैसे आपके लिए प्रश्न क्या आ सकता है यहाँ से, जैसे पटवार के पेपर में एक बार प्रश्न आया भी था, निम्न में से कौन सा जिला मत्स्य क्षेत्र में नहीं आता? अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर या फिर कह दिया कि धौलपुर। अब यहाँ पर बताना चाहिए कि सवाईमाधोपुर मत्स्य जनपद में शामिल नहीं है। तो ये मत्स्य जनपद की बात थी। लेकिन अब यहाँ पर अपने बात करें, मैंने आपको बताया भी था कि उत्तर में एक जनपद था योदेय जनपद, यहाँ पूर्व में अपने बात की मत्स्य जनपद की, नीचे अपने बात करेंगे सीवी जनपद की। और मैंने आपको बताया भी था जनपद मतलब रियासतों का समूह। अब जो जनपद होता था जिसमें 4 रियासतें, 5 रियासतें, 7 रियासतें, उस जनपद का एक बीच में राजधानी होता था। बहुत महत्वपूर्ण है, 3rd ग्रेड 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। मत्स्य जनपद की राजधानी की अगर अपने बात करें, मत्स्य जनपद की राजधानी की बात करें तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। लेकिन ये जो विराटनगर है ना, इसको वर्तमान में कहते हैं बैराठ, और ये बैराठ है जयपुर में। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मत्स्य जनपद में अपने 4 रियासतें बताइए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, यानी जयपुर मत्स्य जनपद का भाग नहीं था। लेकिन ये जो विराटनगर इस जनपद की राजधानी ये वर्तमान के जयपुर में है। तो पहले कोई जिलों का बंटवारा थोड़ी था, बिल्कुल अलवर और भरतपुर की सीमा पर ये बैराठ, यहाँ पर ये विराटनगर या बैराठ ये यहाँ पर है ना। तो आपके लिए प्रश्न क्या है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है वो सुने आप। बात करते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इन चारों को नाम दे दिया गया। मत्स्य जनपद जिसमें 4 रियासतें थी, मत्स्य जनपद की राजधानी का नाम बताओ विराटनगर, विराटनगर का वर्तमान में नाम बताओ बैराठ, या ये भी पूछा जा सकता है कि बैराठ का प्राचीन नाम बताओ विराटनगर। तो ये साथियों पूरी मत्स्य जनपद की बात थी। अब देखो कि अपने ABCD यानी इस अलवर का काफी बार नाम आ गया, यहाँ पर भी नाम आ गया, ब्रज में भी नाम आ गया, मेवात में नाम आ गया। अलवर को निकाल दो, अलवर को निकाल दो मतलब A को निकाल दो, पीछे बचेगा BCD, और BC और D को मिलाने से बनता है साथियों सूरसेन प्रदेश। ये भी एक क्षेत्र था। अब आपने ध्यान किस चीज का रखना है, मत्स्य जनपद या मत्स्य क्षेत्र में कितनी रियासतें? 4। एक को निकाला अलवर को, पीछे कितनी बच गई? 3, और 3 को मिलाते ही क्या बन गया? सूरसेन प्रदेश। तो ये यहाँ पर जरूर ध्यान रखना है कि मत्स्य जनपद में 4 रियासतें थी, सूरसेन प्रदेश में 3 थी। अब यहाँ पर ये नहीं कौन सी थी, अब तो ये अगर कोई कौन सी नहीं थी तो अलवर नहीं थी, अलवर मिलाती तो बन जाएगा मत्स्य, अलवर को निकालते बन जाएगा सूरसेन प्रदेश। तो ये यहाँ तक इस पूरे क्षेत्र की अपने बात थी साथियों। तो साथियों अपना टॉपिक जैसे शुरू किया था राजस्थान का परिचय में, राजस्थान के प्राचीन भौतिक व स्थानीय नाम, यहाँ तक अपने पूर्वी भाग तक धौलपुर, करौली तक अपने बात कर ली थी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है और RPSC की दृष्टि से देखें, पेपर्स की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट आता है साथियों। बड़ा महत्वपूर्ण नाम आता है, एक नाम है डांग या खादर या बीहड़ क्षेत्र, डांग, खादर या बीहड़ क्षेत्र। और जैसे कि कुछ बिंदुओं पर महत्वपूर्ण निशान लगाया जाता है, इम्प्लीकेट का निशान दिया करता है कि अपने को पता चले कि RPSC बार बार यहाँ से क्वेश्चन पुट कर रही है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है डांग, खादर या बीहड़ क्षेत्र। पटवार के पेपर के अंदर भी पूछा गया था। तो बात करते हैं कि डांग, खादर या बीहड़ क्षेत्र का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? 3 जिलों में। 3 जिलों में है, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर में। अब सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कोई भी नाम है उसका विस्तार कितने जिलों में है। जैसे डांग, खादर या बीहड़ क्षेत्र का विस्तार निम्न में से किस जिले में नहीं है? पटवार के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया तो उसमें ऑप्शन था अलवर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। अब अपने धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर तो डांग क्षेत्र में है, तो उसका उत्तर था अलवर, यानी अलवर में इसका विस्तार नहीं है। सबसे पहले तो ये बात थी भी डांग, खादर या बीहड़ क्षेत्र का विस्तार कितने जिलों में है और वो जिले कौन कौन से हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आता है साथियों कि ये है क्या, डांग, खादर या बीहड़ क्षेत्र है क्या, इसकी बात करते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है साथियों चंबल। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है चंबल, जो राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। अब यहाँ से थोड़ा सा एक बिंदु और थोड़ा इस टॉपिक से हटके आपको बताऊं, राजस्थान की 3 नदियां जो 6 जिलों में बहती है और उन 3 नदियों का सूत्र भी यही है चंबल।
कैसे? जैसे चंबल, वैसे बनास और वैसे लूनी, ये 3 नदियां हैं जो 6 से जिलों में बहती है, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। खैर वापिस अपने बात करते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है चंबल, 6 जिलों में बहती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर 6 जिलों में बहने के बाद भी उत्तर प्रदेश में चली जाती है। 3 राज्यों में बहती है नदी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क है राजस्थान में वो क्या है कि चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, कोटा, बूंदी में यह भूमि की सतह के ऊपर बहती है। अब साधारण भाषा में कहा जाए कि नदियां 2 प्रकार से बहती है, भूमि की सतह के अंदर और भूमि की सतह के ऊपर। अब इसका मतलब क्या है? देखो साधारण भाषा में अगर अपने देखा जाए तो ये जैसे जमीन है, ये जैसे भूमि है। अब ये नदियों के किनारे हैं, अब यहाँ से पानी बहता है, यहाँ पानी बहता है, तो ये पानी भूमि के अंदर ना बह के भूमि के ऊपर बह रहा है। ठीक है। अब दूसरी अपने बात करते हैं। अब इन नदियों की जो सबसे बड़ी समस्या वो ये आती है, थोड़ा सा ज्यादा पानी आते ही नदियां टूट जाती है। लेकिन धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर जिलों में चंबल नदी की स्थिति ऐसी है कि 3 जिलों में नदी भूमि की सतह के अंदर बहती है। अब अंदर का मतलब क्या है? क्योंकि इन जिलों में पहाड़ी सा एरिया है, पर्वतीय मिट्टी है, दलदली सा भूभाग है ना, तो इसलिए मिट्टी को संभव करना संभव नहीं है, यानी उनके किनारे मिट्टी को इकट्ठा करना संभव नहीं है, उनके किनारे नहीं बनाए जा सकते, है ना, पाट नहीं बनाए जा सकते। इसलिए क्या किया जाता है कि उन नदियों को भूमि के अंदर बनाया जाता है, यानी अंदर बहती है वो। अब उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जैसे ही पानी का ऐसे मोड़ आता है, घुमाव आता है, वो पानी हो उस मिट्टी को, नदी के आगे भाग को काटना शुरू कर देता है। मिट्टी के जल द्वारा कटाव को कहा जाता है अवनालिका अपर्दन। नदी के जल द्वारा मिट्टी के कटाव को अवनालिका अपर्दन कहा जाता है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी चंबल है। अब उसने अवनालिका अपर्दन किया। अवनालिका अपर्दन करने के बाद में बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण होता है और उन गड्ढों को कहते हैं बीहड़। उन गड्ढों को कहते हैं बीहड़। अब इसके साथ ही आपको एक नाम और बता रहा हूं। एक नाम आता है साथियों बीड़, एक तो नाम है बीड़, एक नाम है बीहड़। बीहड़ चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन के बाद बनने वाले बड़े बड़े गड्ढे। मैंने क्या बोला? चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन, यानी चंबल नदी द्वारा कटाव के बाद बनने वाले बड़े बड़े गड्ढों को कहते हैं बीहड़ और बीड़। पूर्वी राजस्थान के पूर्वी मैदानी भागों में जो मैदान है, बड़े बड़े मैदानी भूभाग, उनको बीड़ कहा जाता है। तो ये फर्क है बीहड़ और बीड़ में, ध्यान रखना। अब वापिस अपने बात पर आते हैं। चंबल नदी ने अवनालिका अपर्दन किया, बड़े बड़े बीहड़ का निर्माण किया, बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण किया। अब गड्ढे हैं, थोड़ा बहुत पानी बाहर भी आता है, पथरीली भूमि है, दलदली भाग बन जाता है, पथरीला भाग बन जाता है, और इस प्रकार अपने सामने डांग, खादर या बीहड़ क्षेत्र की परिभाषा आएगी। पूरा बोलना हो, सुनना। राजस्थान के धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर 3 जिले। राजस्थान के धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर जिलों का चंबल नदी द्वारा अपर्दित गहरे गड्ढे युक्त पथरीला व दलदली भाग डांग, खादर या बीहड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अभी रीट के पेपर के अंदर आया था, इसी को एक नाम दिया गया साथियों, उत्खात भूमि। उत्खात भूमि इंग्लिश में कहते हैं बेडलैंड, यानी यह भूमि किसी भी काम नहीं आती, ना खेती की जा सकती है, ना कोई उद्योग प्रॉपर्ली वहां पर कार्य कर सकता है, तो इसलिए इसको बेडलैंड, उत्खात भूमि के नाम से भी जाना जाता है। रीट के पेपर में अब की बार प्रश्न आया था कि उत्खात भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो चंबल नदी द्वारा। कितने जिलों में? 3 जिलों में है। अब इस क्षेत्र में बड़े बड़े गड्ढे बढ़ते हैं, उन गड्ढों के कारण बीहड़ क्षेत्र कहा जाता है, डांग या खादर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। राजस्थान के धौलपुर, करौली व सवाईमाधोपुर जिलों का चंबल नदी द्वारा अपर्दित गहरे गड्ढे युक्त पथरीला व दलदली भाग डांग, खादर, बीहड़ क्षेत्र या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। अब आपके लिए प्रश्न, डांग, खादर या बीहड़ क्षेत्र का विस्तार कितने जिलों में? 3 जिलों में, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। डांग या खादर क्षेत्र का निर्माण कौन सी नदी करती है? कभी चंबल नदी करती है। ये था। अब बात करते हैं
धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर में सबसे बड़ा जिला, क्योंकि राजस्थान का सबसे छोटा जिला तो धौलपुर है, करौली भी छोटे जिलों में आता है, इसलिए सबसे बड़ा जिला सवाईमाधोपुर। नाम भी बहुत लंबा है, नाम भी बहुत बड़ा है, सवाईमाधोपुर है ना, 7 अक्षर का नाम है, इसलिए बड़ा जिला है। आपके लिए प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में डांग खादरिया बीहड़ क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सवाईमाधोपुर में है, लेकिन डांग की रानी करौली को कहते हैं, क्योंकि जिले के क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका सर्वाधिक प्रतिशत भाग है वो करौली में है। सर्वाधिक क्षेत्रफल सवाईमाधोपुर में, लेकिन डांग की रानी करौली को। अब अंत में एक और है कि रानी है तो राजा भी होगा, इसलिए डांग का राजा धौलपुर को, क्योंकि बड़ी तेजी से एरिया जिला, बड़ी तेजी से यह क्षेत्र फैला है तो धौलपुर में फैला है, इसलिए धौलपुर को डांग का राजा के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, आरपीएससी की दृष्टि से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डांग खादरिया बीहड़ क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आता है, इसका निर्माण कितने जिलों में होता है, कौन सी नदी करती है, क्या करती है और क्या इसकी स्थिति है, ये अपने महत्वपूर्ण बिंदु था। नेक्स्ट, इससे आगे अपने बात करते हैं साथियों, बड़ा प्रचलित नाम मिलता है अपने को हाड़ौती, बड़ा प्रचलित नाम मिलता है अपने को हाड़ौती। हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती में राजस्थान के 4 जिले आते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में राजस्थान के 4 जिले आते हैं, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। इन 4 जिलों में शासन किया था चौहानों की एक शाखा थी हाड़ा शाखा के द्वारा शासन किया गया, इसलिए इसको कहते हैं हाड़ौती क्षेत्र। अपने बात करेंगे चौहानों की, बात करेंगे चौहानों की उत्पत्ति सांबर से, उसके बाद में अजमेर और यहाँ से विभिन्न शाखाओं में विभक्त हुए, रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान, नाडोल के चौहान, सिरोही के देवड़ा चौहान, इसी तरीके से एक शाखा थी हाड़ा शाखा ने यहाँ पर शासन किया बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ में, इसलिए इसको कहा गया हाड़ौती क्षेत्र। तो ये बात थी अपने हाड़ौती की। नेक्स्ट अपने बात करते हैं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, बड़ा महत्वपूर्ण इस क्षेत्र को माना जाता है, राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं? तो चित्तौड़गढ़। राजस्थान का गौरव किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। तो अपने सबसे अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। साथियों का नाम आता है मध्यमिका, लेकिन इसी को कहा गया माध्यमिका, लेकिन इसी को कहा गया नगरी, लेकिन इसी को एक नाम दिया गया खिजराबाद। और ये सारे के सारे नाम राजस्थान का गौरव के नाम से जाने वाले चित्तौड़गढ़ की है। बात करते हैं कैसे, यह नाम कैसे पड़ा। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 जनपद की बात, अपने महत्वपूर्ण 3 जनपद की बात राजस्थान में करते हैं। ऊपर योदेय जनपद, फिर अपने बात करें यहाँ पर जनपद था मत्स्य जनपद, और नीचे आएगा सीवी जनपद। सीवी राजस्थान का जो पूरा उदयपुर संभाग है ना, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये पूरा सीवी जनपद का भाग था। ठीक है, अब मैंने आपको बताया जनपद और एक जनपद की राजधानी भी होती थी, तो इस सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका या माध्यमिका, जिसको अपने वर्तमान में चित्तौड़गढ़ कहते हैं। अब आपके लिए प्रश्न क्या है वो देखो, आपके लिए प्रश्न है कि मध्यमिका या माध्यमिका किसे कहा गया? चित्तौड़गढ़ को। चित्तौड़गढ़ को मध्यमिका या माध्यमिका क्यों कहा गया? सीवी जनपद की राजधानी होने के कारण। तो दोनों बातें आपको आनी चाहिए। इसके बाद में नगरी की बात करते हैं। राजस्थान के विभिन्न सभ्यता स्थलों की बात आप हिस्ट्री में करते हो। कालीबंगा सभ्यता है, रंगमहल सभ्यता है, बैराट सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है, नोह सभ्यता है, नगरी सभ्यता है, नगर सभ्यता है, सुनारी सभ्यता है, जोधपुरा सभ्यता है। इसी प्रकार एक सभ्यता थी नगरी, और ये चित्तौड़गढ़ में थी, और इसी नगरी सभ्यता स्थल के कारण चित्तौड़गढ़ को भी प्राचीन समय में नगरी कहा गया। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है खिजराबाद। खिजराबाद की बात करते हैं साथियों, राजस्थान के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है इस घटना को। 1303 में चित्तौड़गढ़ का शासक था रावल रतन सिंह, और रावल रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मिनी। उसमें भारत का शासन हाथ में था अलाउद्दीन खिलजी के। जैसा कि हिस्ट्री में अपने खूब पढ़ेंगे,
अलाउद्दीन खिलजी को जाकर किसी ने कह दिया कि बहुत ही अत्यधिक सौंदर्यवती महारानी है रानी पद्मिनी, उनको भारत की महारानी होना चाहिए है। तो इसी बात के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, घमासान युद्ध हुआ और चित्तौड़गढ़ के शासक रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। जब यह सूचना राजमहल में पहुंची कि महाराज रावल रतन सिंह तो वीरगति को प्राप्त हुए, तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में राजपूत स्त्रियों ने जोहर किया, जो मेवाड़ के इतिहास का पहला साका था, प्रथम साका था। अब देखो सबसे पहले क्या किया जी, पहले क्या हुआ केसरिया, फिर क्या हुआ जोहर और फिर क्या हुआ साका। यानी साका इसके 2 चरण होते हैं। सबसे पहले जब कोई राजपूत योद्धा युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो जाए, इसको कहते हैं जी राजा जी तो क्या हो गए केसरिया, राजा जी हो गए केसरिया। अब क्या है कि राजपूत स्त्रियां अपनी आन बान शान के लिए जीती थी, तो महाराज के उनके शासन के समाप्त होने के बाद में उनको ऐसी जिंदगी न जीनी पड़े, विदासी बनना पड़े, परतंत्र होना पड़े, इसके लिए अपना जीवन समाप्त कर लेती थी। राजपूत स्त्रियां अपना जीवन समाप्त कर लेती थी, जिसको कहते थे कि क्या कर लिया जोहर, और ये दोनों घटनाएं क्या कहलाती थी साका। लेकिन अपने बात करें, कई बार ऐसा लिखा जाता है कि यहाँ पर केसरिया तो हुआ पर जोहर नहीं हुआ, है ना। यानी कि राजा जी तो युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो गए, पर कारणवश राजपूत स्त्रियों ने जोहर नहीं किया, उसको कहा जाता है अर्धसाका। अर्धसाका अब आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। राजस्थान का एक दुर्ग जो 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है जैसलमेर दुर्ग। 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर दुर्ग। वापिस आते हैं 1303 अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण किया रावल रतन सिंह पर, वीरगति को प्राप्त हुए, रानी पद्मिनी ने जोहर किया, मेवाड़ के इतिहास का पहला साका था। अब अलाउद्दीन खिलजी अंदर आया, वो अंदर आया तब तक रानी पद्मिनी तो स्वर्ग से दार चुकी थी, उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया था। वह तुरंत ही वापस लौट गया, पर लौटने से पहले उसने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़गढ़ का शासक बनाया और चित्तौड़गढ़ का नाम बदल कर दिया खिजराबाद। आपके लिए प्रश्न, खिजराबाद किसे कहा गया, चित्तौड़गढ़ को किसने कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने। कब कहा 1303 में, किसको पराजित करके, रावल रतन सिंह को। 3rd ग्रेड के पेपर के अंदर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया उसमें चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था, तो रावल रतन सिंह था। तो ये सारी की सारी बातें साथियों चित्तौड़गढ़ की बातें हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं राजस्थान के दक्षिणी भाग की बात करते हैं, और दक्षिणी भाग के महत्वपूर्ण जिले आते हैं, डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ा आता है, प्रतापगढ़ आता है। लेकिन साथियों फिर आरपीसी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जिसको माना जाता है, फिर मैं इम्प्लीकेट का निशान दे रहा हूं क्योंकि महत्वपूर्ण माना जाता है आरपीसी की दृष्टि से, और नाम है छप्पन का मैदान, या इसी को कहते हैं साथियों छप्पन बेसिन, या इसी को कहते हैं साथियों माही बेसिन। तो ये नाम मिलता है अपने को, बड़ा महत्वपूर्ण नाम मिलता है। आरपीसी भी खूब 2nd ग्रेड में, 3rd ग्रेड में, राजस्थान पुलिस में खूब क्वेश्चन पूछती है, छप्पन का मैदान किन जिलों में फैला हुआ है, छप्पन का मैदान कौन सी नदी करती है, छप्पन का मैदान का निर्माण राजस्थान की किस दिशा में है। तो आज अपने बात करेंगे छप्पन का मैदान है क्या। बात करते हैं राजस्थान के दक्षिणी भाग की, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है साथियों माही, आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा या कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है माही नदी को। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बहती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है खांडू बांसवाड़ा से, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा और डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए गुजरात में चली जाती है माही नदी। 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। 3 राज्यों में बहने के बाद में यह गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में गिरती है। लेकिन अपने बात करें तो महत्वपूर्ण बात है कि यह सीमा बनाती है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की और डूंगरपुर और बांसवाड़ा की। सबसे पहले सीमा बनाती है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की, और फिर सीमा बनाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। अब क्या है कि डूंगरपुर को कहते हैं पहाड़ियों का शहर। अब क्या है, जहां भी नदी बहती है ना, जहां भी नदी बहती है उसके आसपास का क्षेत्र है वो समतल होगा निश्चित रूप से,
जहां भी नदी बहेगी उसके आसपास का क्षेत्र समतल होगा, क्योंकि नदी जहां बहती है वहां पर मैदानी भूभाग का निर्माण होता है। अब मुख्य रूप से अगर देखा जाए प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, 3 जिलों में माही नदी मुख्य रूप से बहती है। लेकिन डूंगरपुर को पहाड़ियों का शहर कहते हैं, तो अब पहाड़ियों का शहर है तो नदी पहाड़ियों के ऊपर तो चढ़ेगी नहीं, तो वहां पर मैदानों का निर्माण नहीं करेगी। अब अपने 2 जिले बच गए मुख्य रूप से प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिणी भाग में माही नदी किन 2 जिलों में मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और इनके लगभग 56 मैदानी गांव हैं जिनके बीच में इस मैदानी भूभाग का विस्तार है, इसलिए इसको कहते हैं 56 का मैदान। अब जो नदी द्वारा निर्मित भाग है, नदी द्वारा निर्मित भाग, उसको बेसिन कहा जाता है। नदी द्वारा निर्मित भाग को बेसिन कहते हैं, तो इसलिए इसको 56 का बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। आपके लिए प्रश्न 56 का, जो बार बार आरटीसी पूछती है, 56 का मैदान का विस्तार राजस्थान के किन 2 जिलों के बीच में है? तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 56 का मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है? माही नदी। राजस्थान की किस दिशा में? दक्षिणी दिशा में करती है। और इसके बाद में माही नदी पर इसको माही बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, ये 56 का मैदान की बात थी। धन्यवाद।